नमस्कार दोस्तों, मैं दिननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं निरंतर नित्य नए वीडियो आप लोगों के समक्ष पहुंचा रहा हूं। साथ ही साथ इस चैनल में आप सभी को UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 के अंतर्गत भूगोल विषय से संबंधित स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूं। दोस्तों, यदि आप सभी को निरंतर इसी प्रकार के वीडियो पाने हैं और UGC NTA नेट के एग्ज़ाम में सफलता हासिल करनी है तो अंतिम तक हमारे वीडियो में बने रहें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं को देखते हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिसमें जुड़कर आप सभी इससे संबंधित PDF आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैंने रिमोट सेंसिंग से संबंधित एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ हूं, जिसमें आज आप लोगों को मैं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से संबंधित बातें करूंगा, जो हमारा आज का रिमोट सेंसिंग से संबंधित 5वां अध्याय होगा। साथ ही साथ दोस्तों, जब हम रिमोट सेंसिंग में बात करते हैं तो दो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, साथ ही साथ दोस्तों दूसरा जो हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ये दो काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इन दोनों कड़ी को मैं अच्छे ढंग से आप लोगों के समक्ष लाने का कोशिश कर रहा हूँ। यदि हमारे वीडियो में कुछ कमियां हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों के समक्ष मैं इसे सुधार कर नए ढंग से लाने का कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अध्याय 5 हमारा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है हरात्मक और ज्यावक्रीय तरंगों के रूप में प्रकाश के वेग से संचरण या गति करने वाली ऊर्जा का हम विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों, हम यहाँ पर हरात्मक जब बात करते हैं और ज्यावक्रीय, तो हरात्मक को हम हार्मोनिक कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम मीन मीडियन मोड भी पढ़ते हैं तो उस अवस्था में भी हमारा हरात्मक शब्द निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जब हम बात करते हैं हरात्मक की, तो हमें समझना है कि एक निश्चित दिशा पर निश्चित अक्ष के सहारे जब तरंग उत्पन्न होती है तो उसे हम कहते हैं हरात्मक तरंग। यानी कि म्यूजिक के माध्यम से, या फिर हम कहते हैं जब हम कुछ कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम कुछ रीड करते हैं तो एक निश्चित क्रमबद्ध रूप से जब काम होता है तो वो हमारा हरात्मक होता है। लेकिन जब सिनुसॉइडल माध्यम से जो काम होता है तो हमारा होता है वो तरंग, यानी कि ज्यावक्रीय तरंग के रूप में। और ये प्रकाश जो हमारा है, प्रकाश की वेग जो हमारी है, उनकी गति जो है हमेशा हरात्मक और ज्यावक्रीय तरंगों के रूप में होती है। और जब हरात्मक और ज्यावक्रीय तरंगों के रूप में होती है तो हम उसमें जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तरंग के सिद्धांत की यदि हम बात करें तो तरंग के सिद्धांत में किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में एक ज्यावक्रीय विद्युत तरंग और ठीक उसी तरह एक ज्यावक्रीय चुंबकीय तरंग। यहाँ दो चीज़ ध्यान दीजिए कि विद्युत चुंबकीय यानी कि तरंग सिद्धांत में जब हम बात करते हैं तो हमारा एक आता है इलेक्ट्रिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग, और एक जो हमारा आता है वो है मैग्नेटिक वेव, यानी कि चुंबकीय तरंग। इन दोनों को हम सामान्य तौर पर जानते हैं ज्यावक्रीय तरंग के रूप में ही। ये हमारा तरंग सिद्धांत कहता है। यह दोनों तरंगे न केवल आपस में समकोण पर होती है, अपितु संचरण की दिशा भी समकोण होती है। ध्यान दीजिए, ये केवल सामने सन्निकट ही समकोण पर नहीं होती है, बल्कि ये जब गतिमान होती है तब भी ये समकोण पर ही अपना कोण बनाती है। आगे हम बात करते हैं कि जो हम विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो हम बात करते हैं, इसमें ध्यान दीजिए, इस मैप के सहारे, डायग्राम के सहारे ई अक्षर जो यहाँ हमारा है, ये है विद्युत तरंग को हम ई से दर्शाते हैं, जबकि एम अक्षर जो है हमारा, इसे हम
चुंबकीय तरंग के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ सिर्फ यही दो बात समझना है कि ई को हम विद्युत तरंग को ई से दर्शाते हैं और चुंबकीय तरंग को हम एम से दर्शाते हैं। यहाँ हमारा जो वर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा हॉरिजॉन्टल में दिखा रहा है डिस्टेंस। आगे हम इसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि प्रकाश विज्ञान के नियम अनुसार ऑप्टिक्स के हम मेथड्स की बात करें तो जब कोई प्रकाश की किरणें विभिन्न प्रकाशिक घनत्व के मध्य संचरण करती है तो वह तरंग के रूप में व्यवहार करती है। यानी कि जब भी कुछ प्रकाश आपस में एक साथ मिलकर गतिमान होती है तो हमेशा जो है एक तरंग के रूप में ये गतिमान होती है। कभी भी प्रकाश यानी कि जो लाइट की बात करते हैं वो बिना तरंग लिए वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता है, उसी के ऊपर निर्भर करता है कि ये कितने तरंग की बात करता है, कितने वेवलेंथ की बात करता है, कितने वेव्स की बात करता है। जैसे कि हम विजिबल लाइट जो हमारा है ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसे एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे जिसे कि हम पराबैंगनी किरण, हीट, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ये सभी विजिबल लाइट विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का एक रूप है। लेकिन किसी संवेदक की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का आभास केवल उस दशा में होता है जब यह ऊर्जा किसी पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब किसी संवेदक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को आभास केवल उस दशा में होता है जब ऊर्जा किसी पदार्थ के साथ क्रियाशील होता है। यानी कि एक प्रकाश लाइट हमारा जा रहा है, बीच में जब उसका बैरियर आता है तभी जाके हमें पता चलता है कि वो तरंग किस रूप में है, कितना उसमें वेवलेंथ बन रहा है। तो वही बात यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि किसी संवेदक का विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का आभास हम तभी समझ सकते हैं जब उसमें किसी पदार्थ के साथ क्रिया करती है, और इस अन्योन्य क्रिया में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कुछ ऐसा व्यवहार करती है मानो उनकी रचना, ऊर्जा, संवेग रखने के गुण, उनके पिंडों का या जो फोटॉन्स की हम बात करते हैं सब मिल के बनी है। इन फोटॉन्स से पदार्थों का जो अन्योन्य क्रिया होने पर विद्युत संकेत उत्पन्न मिलते हैं, जिनकी शक्ति उनमें विद्यमान फोटॉन्स की संख्या के अनुपात पर पता चलता है। यानी कि जब उसमें बैरियर आता है, किसी पदार्थ के साथ वो क्रिया करता है, तो उसमें जो उपस्थित फोटॉन्स की संख्या है उसी के आधार पर स्पष्ट होता है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कितना स्पष्ट है। आगे हम बात करते हैं कि सुदूर संवेदन के दृष्टि से विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम सामान्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो 3 है। पहला है वेव वेलोसिटी, दूसरा आता है हमारा वेवलेंथ, और तीसरा जो हमारा आता है वो है वेव फ्रीक्वेंसी, यानी कि तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य और तरंग बारंबारता, जो आगे हम बात करेंगे। वेवलेंथ यानी कि वेव वेलोसिटी की जब हम बात करें तो सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण का वेग समान होता है। चूंकि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का ही एक रूप है और हम कह सकते हैं कि प्रकाश के वेग को सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग माना जाता है। ध्यान दीजिए, प्रकाश के वेग को सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग माना जाता है। निर्वात में यदि हम बात करें, वैक्यूम में यदि हम बात करें तो प्रकाश की जो वेग है वो है 299,739 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन गणना की सुविधा के लिए हम इसे 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की बात करते हैं। और जब हम इसे अन्य रूप में लिखें, मीटर प्रति सेकेंड के रूप में लिखें तो 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकेंड हम कह सकते हैं। और गणितीय सूत्रों में प्रकाश के वेग के लिए, ध्यान दीजिए, गणितीय सूत्रों में प्रकाश के वेग के लिए अंग्रेजी के छोटे सी अक्षर का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि हम प्रकाश के लाइट के बारे में उनकी जो इकाई है उसको ध्यान दें यहाँ पर, तो हमारा अंग्रेजी का सी छोटा अक्षर होता है।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग किसी भिन्न घनत्व वाले माध्यम में संचरण करती है तो उनके वेग में अंतर स्पष्ट होता है। दूसरा बात हम आते हैं वेवलेंथ पर, यानी कि तरंग दैर्घ्य पर। तो तरंग दैर्घ्य पर जब हम बात करेंगे तो तरंग दैर्घ्य पर बात करने से पहले हमें डायग्राम को समझना होगा कि किस प्रकार हमारा तरंग दैर्घ्य यहाँ स्पष्ट होता है। तो इस डायग्राम में किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के दो हमारा सक्सेसिव वेव पीक दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो सक्सेसिव वेव पीक दिखाया गया है और ये जो हमारा वेव पीक है जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, और ये वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव वेव पीक। आप देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ की हम बात करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव वेव पिक्स जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, इसके डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि दो हमारा सक्सेसिव वेव पिक है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या फिर हम कह सकें कि वेवलेंथ कहते हैं। इस दूरी को सामान्य रूप से हम सभी माइक्रोमीटर से मापते हैं। ध्यान दीजिए, माइक्रोमीटर से हम इसे मापते हैं और इसे हम म्यू, पहले इसे हम क्या कहते थे, माइक्रोमीटर को माइक्रोन कहते थे, जो ग्रीक भाषा के म्यू से यानी कि म्यू अक्षर से इंगित करता है, लिखा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, और इस डायग्राम से हमारे यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछ चुके हैं। इसीलिए दोस्तों आप हमारे चैनल में अंतिम तक जरूर बने रहें, क्योंकि इससे हमेशा नित्य प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो ये माइक्रोमीटर है, वेवलेंथ का जो इकाई है, और इसे हम पहले क्या कहते थे, माइक्रोन कहते थे। ध्यान दीजिए, पहले हम कहते थे माइक्रोन, और इसे हम ग्रीक भाषा के म्यू से इंगित करते हैं। एक माइक्रोमीटर के यदि हम मान की बात करें तो इसको हम टेबल से देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारा ये सहायता कर सकता है यूजीसी नेट में। तो यहाँ पर हमारा यूनिट है, इकाई जिसे कहते हैं, ये सिंबल है, और इक्विवेलेंट इन मीटर, मीटर के तुल्यांक में हम बात करते हैं। यदि हम बात करें, एक माइक्रोमीटर का मान 1 मीटर के 10वें लाख भाग पर होता है। ध्यान दीजिए, यानी कि एक माइक्रोमीटर का जो हमारा मान है यूएम जो है वो 0.0000001 मीटर, यानी कि 10⁻⁻⁶ ये हमारा एक माइक्रोमीटर का भाग होता है। एक मीटर का ये जो 10⁻⁻⁶ की हम बात करते हैं, तो 10⁻⁻⁶ से भी प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि एक माइक्रोमीटर का मान कितना होता है। तो एक माइक्रोमीटर का हमारा जो मान है वो कितना है, 10⁻⁻⁶। और इसको अगर हम ऐसे बोले कि 1 मीटर के कितने भाग हैं, तो 1 मीटर के 10वें लाख भाग में माना जाता है। जैसे कि एक माइक्रोमीटर से कम दूरी वाली जो तरंग दैर्घ्य है, कभी कभी सरलता के विचार से माइक्रोमीटर के दशमलव अंकों में लिखने के बजाय हम इसे नैनोमीटर में लिख देते हैं। जब हम इसे बात करें तो इसे हम दशमलव की जगह पे क्या लिख देते हैं, नैनोमीटर लिख देते हैं। और 1 मीटर, जब हम नैनोमीटर की बात करते हैं तो देखिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना है हमारा, 1 मीटर का 10वें भाग। जब नैनो मतलब आप ध्यान सकते हैं कि नैनो की जब हम बात करते हैं, शॉर्ट में अगर हम इसे याद रखना है कि 1 नैनोमीटर में कितना होता है, तो आप ध्यान दीजिए 10⁹, क्योंकि 9 का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर आ रहा है। और माइक्रोमीटर में ध्यान दीजिएगा कि इसमें 6 हमारा आना चाहिए, 10⁻⁻⁶। और 1 मीटर के बराबर जब नैनो की बात करते हैं तो 1 मीटर के बराबर 10वें अरब के बराबर माना जाता है। और गणितीय सूत्र में यदि हम बात करें तो हमारा जो वेवलेंथ है, जिसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, इसे हम लैम्डा के अक्षर से इंगित करते हैं। माइक्रोमीटर दूरी को मापने के लिए हम स्पष्ट करते हैं, लेकिन जब हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ में हमें ध्यान देना है कि वेवलेंथ में हम इसे क्या कहते हैं, इसे लैम्डा कहते हैं। इसको हम कैसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं या लिख सकते हैं लैम्डा को, तो चलिए देखते हैं। इसको हम उल्टा y समझ लीजिए, जिसे हम लैम्डा कहते हैं। और इसमें इस टेबल को आप याद करें, क्योंकि इसमें यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछ चुकी है। जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर।
1 मीटर इज इक्वल टू 1.0 मीटर 10⁻0 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बात करें तो 0.01 मीटर 10⁻⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर की यदि हम बात करें तो 0.001 मीटर 10⁻³ मीटर। और 1 माइक्रोमीटर में अभी मैंने कहा 10⁻⁻6 और नैनोमीटर में 10⁻⁹। तो ये हमारा है तरंग दैर्घ्य और इसके टेबल को याद रखना काफी जरूरी है। अब हम आते हैं वेव फ्रीक्वेंसी में, यानी कि वेव फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। अब बारंबारता को हम कैसे समझेंगे? समय की निश्चित अवधि में, ध्यान दीजिए, समय की निश्चित अवधि में किसी दिए हुए बिंदु से होकर गुजरने वाले तरंग शीर्षों की संख्या को हम क्या कहते हैं? हम बारंबारता कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड पासिंग ऑफ फिक्स्ड पॉइंट। फिर एक बार ध्यान दीजिए कि फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड पासिंग ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट। जैसे कि इसको अगर हम बात करें तो चलिए इसको भी देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारा कैसे सेट होता है। तो फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल, यानी कि एक निश्चित बिंदु पर निश्चित समय में जो गुजरने वाली तरंग दैर्घ्य है, जो हम वेव की बात करते हैं, वो कितनी बार गुजरती है एक निश्चित पॉइंट पर। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड पासिंग ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट की हम जब बात करते हैं तो हमारा ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी बारंबारता। ठीक इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं कि जब हम इसके पर सेकेंड की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पर सेकेंड में इसका यूनिट होगा। यानी कि किसी तरंग की बारंबारता फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करें तो साइकिल पर सेकेंड, पर एक सेकेंड के चक्र के रूप में ये कार्य करता है। और गणितीय सूत्रों में ग्रीक भाषा के नू, ध्यान दीजिए कि गणितीय सूत्रों में ग्रीक भाषा के नू, ये भी जैसा दिखता है लेकिन ये ग्रीक भाषा है जिसे हम कहते हैं नू प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इस टेबल में देख सकते हैं कि एक चक्र प्रति सेकंड के बारंबारता से, एक चक्र प्रति सेकंड की बारंबारता से हर्ट्ज के बारे में बात करता है। 10⁻³ चक्र प्रति सेकंड की बात करें तो किलो हर्ट्ज की बात होता है। इसके चिन्ह को याद रखना है। उसी प्रकार 10⁻⁶ जिसमें हमारा वेवलेंथ में माइक्रोमीटर की बात होती है तो वेव फ्रीक्वेंसी में मेगा हर्ट्ज हो जाता है। और 10⁹ की जब हम बात करते हैं तो वेवलेंथ में हम बात करते हैं नैनोमीटर की, लेकिन हमारा वेव फ्रीक्वेंसी में बात होता है गीगाहर्ट्ज की। तो इन टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा तरंग बारंबारता प्रति चक्र सेकंड के हिसाब से कितना बदल जाता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षणों की यदि हम बात करें तो सामान्य रूप से इसमें हम बात करते हैं तरंग वेग की, तरंग दैर्घ्य की और तरंग बारंबारता की। और दोस्तों ध्यान रहे कि इससे हमारा जो है हमेशा यूजीसी नेट प्रश्न बनाती है, तो इसको आप ध्यान से देखें, समझें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को इसी प्रकार वीडियो निरंतर मिलते रहे। धन्यवाद।